साहित्य गंगा का यह प्रथम दिवस। साहित्य गंगा एक अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो वर्तमान में एक वैश्विक महामारी कोरोना, इस कोरोना में आम जनजीवन, आम जनमानस जो अवसादग्रस्त है, अपने घरों में बैठा हुआ है, लॉकडाउन सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन वर्तमान देश में लगा हुआ है उसका पालन करते हुए, लेकिन चूँकि आम जनमानविकी का भी एक दृष्टिकोण होता है, एक उसका उस प्रकार से कहने का मतलब कि जो व्यक्ति हमेशा भ्रमण करने वाला व्यक्ति अपने घरों में कैद है, और चूँकि कैद रहना भी चाहिए, यह महामारी एक इतना विभत्स रूप ले चुकी है कि अगर घर से बाहर जैसे भी हमने इस लॉकडाउन को तोड़ा, तुरंत कोरोना हमारे घर में दस्तक दे देगा। इसलिए सरकार के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए हमको कैसे अपने जीवन में उल्लास उत्पन्न करना है, कैसे इस उन्माद अवसाद के जीवन को प्रफुल्लित करना है, यह उद्देश्य इस साहित्य गंगा का। यह साहित्य गंगा का आज प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में आज हमारे मध्य हमारे धौरहरा के हास्य के हस्ताक्षर आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद पांडे दादाजी, जिन्होंने 100 से अधिक कविताओं की रचना की है। कृषि कार्य करते हुए उस कार्य से जो समय प्राप्त होता है, उस कार्य के अलावा जो समय बचता है, उस समय का इन्होंने सदुपयोग किया, और उस सदुपयोग की परिणति है कि ये अच्छा रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं अपने ग्रामीण परिवेश अर्थात धौरहरा जिला जनपद ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में इनकी रचनाएं सुनी जाती हैं, इनको आमंत्रित किया जाता है। इसी की कड़ी में हम सभी लोगों के एक सामूहिक प्रयास से एक प्रयास किया गया कि ऐसे अपने क्षेत्र के ऐसी प्रतिभाएं, उन प्रतिभाओं को एक मंच पर लाया जाए इस लॉकडाउन के कालखंड में, और लोगों के अंतर्मन को गुदगुदाया जाए। इसी गुदगुदाने का प्रथम दिवस, इस प्रथम दिवस में आदरणीय पांडे दादाजी, आप यही धौरहरा कस्बा के ही मूलतः निवासी हैं। आपके पिता श्री सुंदरलाल पांडे जी जो एक आदर्श कृषक थे, और उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन इस प्रकार से किया। उन्होंने अपने बच्चों को बताया, समझाया कि बेटा, व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि आत्म अनुभूति, आत्म सुख की अनुभूति। और वह आत्म सुख की अनुभूति कोई ज़रूरी नहीं कि हम कोई सरकारी नौकरी ही करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बने तभी हमको आत्म संतुष्टि मिल सके। इसलिए उन्होंने बेटा सिखाया कि जो भी कार्य करना है उसको अपनी पूर्ण तन्मयता के साथ करते हुए हमको कुछ ऐसा करना है जिससे समाज को कुछ हम दे सकें, समाज को हमसे कुछ प्रेरणा मिल सके, समाज हमारे द्वारा बताए गए मार्गों पर चल करके कुछ अच्छा कर सके, जिससे यह देश आगे बढ़े, यह समाज आगे बढ़े, अपना ग्राम आगे बढ़े, अपना कस्बा आगे बढ़े, अपना लखीमपुर आगे बढ़े। इस निमित्त कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने। हम जो भी है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा के द्वारा अपने आप को निखारना। इसलिए आदरणीय दादाजी की प्रतिभा थी काव्य रचना। उन्होंने काव्य रचना के द्वारा अपने आप को अपना एक कीर्तिमान धौरहरा नगर में स्थापित किया है। इसी कड़ी में आदरणीय दादाजी, आदरणीय जगदीश प्रसाद पांडे दादाजी, हम सभी लोगों के चिर परिचित। दादाजी से निवेदन है कि आपकी वो प्रथम पंक्तियाँ, जिन पंक्तियों को आपने प्रथम बार लिखा, कापी पर जिन लाइनों को आपने प्रथम बार उकेरा, और जिसके प्रोत्साहन के फलस्वरूप एक आप अच्छे रचनाकार बन गए, अच्छे कवि बन गए। जी जी। आपको लोग सुनने के लिए उन्मुख रहते हैं जी, कि दादाजी का सानिध्य कब हमको प्राप्त हो और आपकी रचनाओं का हम श्रवण करें, और जिससे कि हमारा अंतर्मन गुदगुदाए, प्रसन्न हो, मुस्कुराए। ऐसे आदरणीय हमारे दादाजी से निवेदन है कि आप कृपया उन प्रथम पंक्तियों का वाचन करें, हम लोगों को सुनाएं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बहुत दिनों की बात है, ये
स्कूल के दिनों की बात है, जब मैं पढ़ा करता था हाई स्कूल में, और मैं हाई स्कूल में 2 बार फेल हो गया था। तीसरी बार ये जो हमने रचना लिखी, ये पेपर देते हुए हमारे दिमाग से निकली थी, और हमने आवाहन किया था भगवान जी का, अपने प्रभु का। सबसे पहली रचना आपको समर्पित है। मैंने लिखा था कि हे जग के जगताधार प्रभु, जगदीश को अपना हताश करो, हर साल तरह ना फेल भऊँ, इस साल प्रभु जी पास करो। है 9वां जब से पास किया, 10वीं कक्षा में अटके हैं, और 10 बार परीक्षा दी प्रभु, 10 बार दशे में लटके हैं। इस बार दया करके भगवान हमें 10वें से उद्धार करो, इसके बदले कर जोरी कहूँ, मोहे भाव सागर न पार करो। बहुत दादाजी आपकी सुंदर रचना है। यह आपकी प्रथम रचना है मेरी। इस प्रथम रचना के द्वारा आपने किसी को इसको सुनाया होगा जी। तो जब प्रथम बार किसी ने आपकी इस रचना को सुना होगा तो उसकी जो अभिव्यक्ति थी बड़ा अच्छा लगा। मैं लोगों ने कहा वाह। वहाँ जो कक्षा में अध्यापक थे उन्होंने कहा ये क्या लिख रहे हो, तुमको प्रश्न के उत्तर लिखने चाहिए, ये क्या लिख के रखा। देख के फिर बहुत ठहाका लगा के यहाँ से, और बोले तुम कवि बन जाओगे। तो वहीं से मेरा लिखना प्रारंभ हुआ। और मुझे शौक़ तो बचपन से था। जब कक्षा 8 में पढ़ता था, 26 जनवरी 15 अगस्त को मैं कविताएं किसी दूसरे की ढूंढ के मैं माइक पे पढ़ा करता था। लोग तालियां बजाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि भी ऐसी आपकी रही है क्या? पिताजी लिखते थे? नहीं, पिताजी नहीं लिखते। पिताजी केवल हमें सही रास्ता, सही मार्ग बताते थे। बाकी लिखने का प्रयास तो अपने आप माताजी की कृपा रही और मैं लिखने लगा। मैं खेतों तक जाता रहा, वहाँ दिमाग में आ गया, डायरी पेन मेरी जेब में, मैं वहीं में लिखने लगता था। बहुत सुंदर रचना है दादाजी आपकी। इसी के निमित्त आगे मैं थोड़ा और बढ़ता हूँ जी कि आपकी जो वो प्यारी सुंदर रचनाएं, जिन रचनाओं को संपूर्ण प्रदेश में बहुत सराहा गया है, जिन रचनाओं के द्वारा आपको एक प्रसिद्धि मिली है, आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो रचनाएं हमारे दर्शक जो सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जो बंधु हमें सुन रहे हैं, इस साहित्य गंगा के प्रथम दिवस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को, उन सभी बंधुओं को हमारी तरफ से, आदरणीय दादा जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके आप सभी लोग हमको सुन रहे हैं। तो दादाजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी वो रचनाएं, उन रचनाओं को हमारे तो अंतर्मन को गुदगुदाइए ही, और जो हमारे दर्शक मित्र हैं जी, उन मित्रों के भी अंतर्मन को गुदगुदाने का प्रयास आप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने जहाँ तक देखा है, महसूस किया है कि यहाँ आजकल जो युवा है वो कहीं और अटका हुआ है, कहीं दूसरी जगह। कहाँ अटका हुआ है, ये उन युवाओं को समझाने के लिए मैं 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ और यह अनुरोध कर रहा हूँ, इसे समझें, इसे जानें कि कनेक्शन हो मोहब्बत का तो उसको आफ कर देना, जो यारी हो किसी भी यार से तो हाफ कर देना, क्योंकि बड़ी है कीमती ये जिंदगी, तुम दांव ना लगना, बुरी बातें लगी हो आपको तो माफ़ कर देना, बुरी बातें लगी हो आपको तो माफ़ कर देना। सबसे बड़ी विशेषता रही है। साथ में हमारे नेताओं को भी हमने कई बार समझाने का प्रयास किया कविता के माध्यम से, नहीं समझे। ये हमारा धौरारा क्षेत्र बहुत ही दुर्बल क्षेत्र है, इसको हमारे नेताओं ने दुर्बल ही रखा, इसे बढ़ाया नहीं। चाहते तो ये धौरारा थोड़ा अग्रसर हो सकता था, बढ़ सकता था, न तो कोई यहाँ फैक्ट्री है न कुछ है। तो मैंने एक बार पेपर में भी ये कविता मेरी छपी थी और काफ़ी इसका कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया और अन्यथा भी लिया। मैं 4 लाइनें वो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये जो नेता होते हैं बहुत हरामी होते हैं, अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, बड़े कामी होते हैं,
और हिंदू मुसलमान के लिए कोड बन गए। अखबार में पढ़ा वो ही नामी होते हैं। तो ऐसे लिखता गया और फिर हमने थोड़ा और गति प्रदान की अपने आप को। कुछ माता जी की कृपा रही तो मैं लिखता गया। और कोई दादा और बाहर मेरी जो कविता पसंद की गई वो एक अवधि कविता मेरी है, आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हमारे नेता लोग जो जैसे कैसे होते हैं। एक नेता मान लीजिए आप बिहार का था और एक हमारे यूपी का। दोनों नेताओं की वार्ता ऐसी होती है कि दो व्यक्ति उन नेताओं से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहे थे। उसमें से दोनों एक जगह आत्महत्या करने की सोच लेकर दोनों एक जगह पहुंच गए। तो एक सज्जन ने कहा कि ऐसा है भैया, तुम यहाँ से जाओ। बोला मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ मरने आया हूँ, नेताओं की नेतागिरी से परेशान होकर मरने आया हूँ। तो दूसरे सज्जन ने कहा मैं भी यही करने आया हूँ, आखिर दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत है। तो बिहार वाले शख्स ने कहा कि हर वोटर है अभागा हमारे हियाँ, हर वोटर है अभागा हमारे हियाँ। यूपीला बोला जैसे तुम्हारे हियाँ वैसे हमारे हियाँ, हर वोटर है अभागा हमारे हियाँ। तो यूपी वाले ने कहा बिहार वाले से कि पहले तुम बताओ तुम्हारे वो नेता कैसे हैं। तो बिहार वाले ने कहा कि हमरे नेता बड़े हैं दयालु, हमरे नेता बड़े हैं दयालु, जब से जीते चोरी चालू, बने हैं चोरों के आका हमारे यहाँ, बने हैं चोरों के आका हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। तो बिहार वाले ने कहा अब तुम बताओ यूपी के भैया जी आपके वहाँ के नेता कैसे हैं। तो हमारे यूपी वाले व्यक्ति ने कहा चोरवा हमरे नेता जन्म से चोरवा, आस्तीनों के बन के सपवा, डारे दिन में डाका हमारे यहाँ, डारे दिन में डाका हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। बहुत सुंदर दादा जी आपकी रचनाएं हैं। एक वो रचना मैं सुनना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये रचनाएं तो लोगों ने पसंद की, जी जी, लेकिन वह आपकी रचना जो रचना आपको बहुत पसंद आती है, स्वयं के द्वारा रचित और स्वयं को बहुत अच्छी रचना वो आपको लगती है जी जी। कि आपको लगता होगा कि उस रचना को मैं जितनी बार उसका पाठन करूं उतना ही कम है। वह रचना एक बार। जी, मेरा एक छंद है जो मुझको बहुत प्रिय है और उसमें एक संदेश भी है और वो संदेश सिर्फ युवाओं के लिए है कि इतराई करके यार कोई कार्य ना कियो, इतराई करके यार कोई कार्य ना कियो, और हो जाए कहीं भूल तो इजहार ना कियो, अब इजहार जो कियो तो पटरिन पे ट्रेन की, इजहार जो कियो तो पटरिन पे ट्रेन की, सीधे न तुम लेट जायो मगर प्यार ना कियो, सीधे न तुम लेट जायो मगर प्यार ना कियो। ये अधिक प्रिय है मुझे। आपकी स्वयं को आपको बहुत अच्छी लगती है जी रचना। जी जी। और कहने का मेरा तात्पर्य है कि कई बार सुनने में आता है कि कवि लोग जो होते हैं दादाजी जी जी जी, तो अक्सर कवि सम्मेलनों का कार्यक्रम जो होता है वो रात में ही जी। कार्यक्रम आयोजित होता है, जी तो अक्सर करके उनको बाहर रहना होता है जी कवियों को। जी तो काफ़ी समस्याएं कई जो हमारे कवि मित्र हैं उनके द्वारा ये सुनने को मिला है कि घर में स्थितियां जो होती हैं नहीं बाहर तो अनुकूल होती हैं लेकिन घर में प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। तो कभी आपको इसका सामना नहीं कभी नहीं हुआ। मतलब भाभी जी का भी आपको जी सहयोग नहीं, प्राप्त होता है? बिल्कुल सहयोग रहता है, बराबर रहता है।
भाभी जी को आपने जो आपने रचनाएं उसमें से भाभी जी को भी सुनाने का प्रयास कभी किया? जी कभी कभी सुन लेती हैं। अब तो वैसे मतलब थोड़ा बच्चों में पड़ी रहती है, लेकिन कोई रचना होती है कहती है मुझे सुनाओ, अच्छा हो तो सुनाओ, कोई लिखा हो सुनाओ। आपके द्वारा रचित और जो आदरणीय भाभी जी को रचना पसंद है, कृपया वो भी आप आज। उनको तो कई रचनाएं मेरी लगभग बहुत कुछ हैं, लेकिन एक रचना हमने कही थी वो उनको जल थोड़ा अच्छी लगी थी, धौरारा नगर पे थी मेरी। जी जी। वो छंद है एक कि है बहुत कुछ मगर कुछ नहीं गांव में। मैं अपने धौरारा की प्रॉपर धौरारा की बात कर रहा हूँ। है बहुत कुछ मगर कुछ नहीं गांव में, हम जिए या मरे धूप में छाँव में, वोट दे करके जिस पे भरोसा किया, वोट दे करके जिस पे भरोसा किया, मुड़ के देखा नहीं आज तक गांव में, मुड़ के देखा नहीं आज तक गांव में। यही तो इस क्षेत्र की विडंबना रही है। बहुत कि कष्ट लोगों होता ने- है मुझे देखकर सुनकर, मुझे नफरत सी होगा नेताओं के नाम से। इसी का कारण है कि धौरारा अपना पिछड़ा है। जी एक आपकी बहुत सुंदर रचना मैंने सुनी है, वो धौरारा के ऊपर ही निर्भर है। जी वो शायद मुंह नोचवा वाली थी कि कौन सी दादाजी रचना थी, वो एक बहुत प्रिय रचना है आपकी, जिसमें जी। धौरारा के कुछ महान भावों का भी आप नाम लेते हैं उसमें। जी 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 वो थोड़ा मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन जी। मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 4 लाइनें यहाँ के जो रिपोर्टर बंधु हुए हैं, हमारे पत्रकार हाँ, बंधु हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उनको समर्पित करता हूँ हम्म, कि भला क्या डॉक्टर करते जो कंपाउंडर नहीं होते। कंपाउंडर का मतलब समझ रहे हैं आप? कंपाउंडर, ये अवधी भाषा का कंपाउंडर शब्द है कि भला क्या डॉक्टर करते जो कंपाउंडर नहीं होते, भाजपा हार जाती जो सपोर्टर नहीं होते, हमारे देश के नेता बेच देते वतन मेरा, मेरे इस देश में इतने जो रिपोर्टर नहीं होते, मेरे इस देश में इतने जो रिपोर्टर नहीं होते। बहुत आपने जो है जो वास्तविक यथार्थ है उसको आपने कहा कि ये सत्यता है कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जी पत्रकारिता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये नहीं होती तो शायद जो आप कह रहे हैं यही होता। और मैं यहाँ पे एक सुनने वालों को एक बात और बता दूँ, मैं जहाँ भी कभी बुलाया जाता हूँ सबसे पहले मैं 2 मुक्तक पढ़ता हूँ। बिल्कुल, मैंने अभी वो मुक्तक नहीं पढ़े हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिल्कुल पढ़ बिल्कुल दूँ। दादाजी, बिल्कुल सुनाइए। कि बुजुर्गों को नमन मेरा, युवाओं को नमन मेरा, हवाओं को नमन मेरा, घटाओं को नमन मेरा, है अपनों को नमन मेरा, है गैरों को नमन मेरा, पुलिस को भी नमस्ते है चोरों को नमन मेरा, और भलों को भी नमस्ते है, दलालों को नमन मेरा, जहाँ में जितने भी हैं उन बवालों को नमन मेरा, वाह दादाजी वाह। है योगी को नमन मेरा, है मोदी को नमन मेरा, ये जो भी ढूंढते हैं उन सवालों को नमन मेरा, ये जो भी ढूंढते हैं उन सवालों को नमन मेरा। वर्तमान में जो दादा हम सभी लोग जैसे जो वैश्विक महामारी कोरोना है, जी 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 या चूँकि या तो अपने देश का नेतृत्व बहुत अच्छा है, जी बहुत बढ़िया। इस नेतृत्व के कारण हम सभी लोग जी बचे जी हैं। बिल्कुल, मैं बधाई के पात्र हैं अगर मोदी। यह नेतृत्व नहीं होता जी तो शायद हमारी भी स्थिति यहाँ अमेरिका इटली की तरह होती। बिल्कुल होती। क्योंकि हम देखते क्या हैं कि
उनकी पॉपुलेशन अपनी पॉपुलेशन, अगर उसका कंपेरिजन तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, और दूसरी बात अपने यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक ताना बाना इतना गहरा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, सभी से स्नेह है उसका, आत्मवत, सभी को अपना भ्राता समझता है, भगिनी समझता है। लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं पाश्चात्य संस्कृति में, तो वहाँ क्या देखते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, नहीं पहचानता है। विवेकानंद ने जो कहा था कि यथार्थ राष्ट्र झोपड़ियों में निवास करता है, गांव में निवास करता है। जी जी जी। क्यों कहा था उन्होंने? इसलिए कहा था कि वहाँ जो उनका जो अध्ययन था, उनका जो विश्लेषण था, उन्होंने भारत का दर्शन किया था। उस दर्शन में उन्होंने पाया था कि ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण सुदूर आंचलिक परिवेश में रहने वाला जो व्यक्ति है जी, वो व्यक्ति एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसने ऐसा है जैसे भाई का भाई के साथ। जी सही है सर, रहा है। और उसने की पड़ती रही कि हम सभी लोग सामाजिक ताने बाने में इतना गुथे हुए हैं, बंधे हुए हैं कि एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते। और ये जो कोरोना आया है, इस कोरोना में, कोरोना हमको क्या दिखाता है? सोशल डिस्टेंसिंग। हमको स्नेह तो रखना है, लेकिन स्नेह के साथ साथ कुछ डिस्टेंस भी रखना है, बिल्कुल रखना है, अनिवार्य है। और जहाँ इतना स्नेह का इतना बड़ा बंधन हो जी, और उस स्थितियों में जी हम कैसे दूरी रख सकते हैं? नहीं रख सकते। और लेकिन उसके उपरांत भी चूंकि ये महामारी है और हमारे नेतृत्व का आह्वान है कि अगर हमको आपको बचाना है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बिल्कुल करना क्यों पड़ेगा। करना होगा? कि स्नेह तभी जीवित रहेगा जी, जब हम जीवित रहेंगे। जी जी, जब हम ही नहीं रहेंगे या महामारी हम सभी लोगों को अपने चपेट में ले लेगी, तो उस स्नेह का क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए नेतृत्व ने जो कहा उसका अक्षर सा हम सभी लोग पालन करें। जी जी, और लोगों को भी जागरूक करें कि उसका पालन करें। लोग जागरूक हो रहे हैं लगभग, जहाँ लेकिन थोड़ा नहीं और उधर पहुंची। दूसरी तरफ अमेरिका में क्या देखते हैं हम? वहाँ तो एक दूसरे को लोग पहचान भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में वहाँ कोरोना से संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो वहाँ ये स्नेह का बंधन ना होते हुए भी इतने लोग संक्रमित, हमारे अपने यहाँ स्नेह का बंधन होते हुए भी हम लोग संक्रमित नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नेतृत्व अच्छा है। मेरे नेतृत्व ने आह्वान किया कि हमको इसका पालन अगर करेंगे, अगर इस सीमा रेखा को पार करेंगे तो कोरोना हमारे घर पर दस्तक देगा। अगर पालन नहीं करेंगे तो, अगर पालन करेंगे तो हमको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि हम वो मानस पुत्र हैं। जी जी, उस धरती के हम निवासी हैं जहाँ राम, कृष्ण, गौतम, महावीर ने जन्म लिया है। जी जी। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि मैं इस अपने नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उनके एक आह्वान पे संपूर्ण देश जनता कर्फ्यू व्यक्ति नमन लायक तैयार हो जाता है। वो व्यक्ति नमन के लायक। एक आह्वान पे जी, संपूर्ण देश उनके कहने के बाद अपने कर्तव्य को उसी प्रकार से अपने जीवन की दिनचर्या बना लेता है। जी जी, स्वयं में कठिनाइयों का पालन करते हुए उनके आह्वान को मानता है। जी, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि कोरोना के विषय में आप कुछ समाज को देना चाहेंगे, पंक्तियों के माध्यम से, आपने शब्दों के माध्यम से बस यही कि सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोगों को जीना है और जीने देना है तो जो हमारे भाई साहब ने, भैया ने बताया है, पालन उसका करना बहुत ही अनिवार्य है, करना पड़ेगा। आप चाहे मजबूरी में करें या इसको अपना शौक बना लें, करना तो पड़ेगा। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कोरोना पे 4 लाइन, एक छंद मैंने लिखा हुआ है कि चलो इस लॉकडाउन में जो होना है वो हो जाए, करो ना दान या ना तुम, चलो ना दिल ये हो जाए, चलो फिर प्यार के मंदिर में चल कर ये कसम खा ले, चलो फिर प्यार के मंदिर में चल कर ये कसम खा ले, करे जो प्यार में धोखा करो ना उसको हो जाए, करे जो प्यार में धोखा करो ना उसको हो जाए। अभी प्यार का रूप भी समझिए आप, देखिए वो प्यार, वो इनकी नज़र नहीं जाती है,
तो मैं इनसे कहूँगा, कहाँ अखबार वालों हो, मेरी एक अर्ज लिख डालो, नहीं मिलती कहीं राहत, है ऐसी मर्ज लिख डालो, दलालों को करो नंगा, सुनो अखबार में लिख कर, जो मांगे घूस अधिकारी, मुकदमा दर्ज कर डालो, जो मांगे घूस अधिकारी, मुकदमा दर्ज कर डालो। चलिए, बहुत अच्छा लगा दादाजी, आपका आज समय सानिध्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। और उस समय सानिध्य का परिणाम ये है कि शायद हमारे जो दर्शक मित्र, हमारे जो सोशल मीडिया के द्वारा, जो बहुत सारे मित्र ऐसे भी होते हैं जिनसे प्रत्यक्ष मिलना भी होता है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन के कारण उनसे हमारी आपकी भेंट नहीं हो पा रही है। उन सभी मित्रों को भी सादर नमस्कार। इस वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग अपने घरों में लॉकडाउन का अक्षर सा पालन कर रहे हैं। आज आपका समय सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके मन में भी एक छोटा सा प्रयास, उनके अंतर मन को गुदगुदाने का। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ आप सभी लोगों से एक मेरा निवेदन भी है कि यूथ धौरहरा, जो यूथ धौरहरा है, यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक अकाउंट जो ग्रुप है यूथ धौरहरा, इसको शेयर करना ना भूलें। एवं यूथ धौरहरा जो यूट्यूब चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए, मिलते हैं कल पुनः एक अपने क्षेत्र के ओजस्वी तेजस्वी कवि के साथ साहित्य गंगा के द्वितीय दिवस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। इस महामारी से हमको छुटकारा प्राप्त हो, ऐसा हम सभी लोग प्रयास करें। ईश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे हम वैश्विक महामारी से लड़ सकें। इस देश राष्ट्र समाज को दिशा निर्देश प्रदान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह प्रथम दिवस यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।